नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर प्रिया मलिक को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रिया मलिक ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ी विश्व स्तरीय मंच पर देश का परचम लहराएंगे और देश को गौरवान्वित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 3 दिवसीय उधम सिंह नगर दौरे के दौरान रविवार को खटीमा स्थित फाइबर अतिथि गृह में जन समस्या निवारण कार्यक्रम में आम जनता से सीधे संवाद किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सामाजिक, धार्मिक, बार एसोसिएशन, उद्योग बंधु, पार्टी कार्यकर्ता, किसान, पूर्व सैनिक, व्यापारिक बंधु और विभिन्न संगठनों से भी संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी का अभिवादन करते हुए कहा कि आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से जो जिम्मेदारी मिली है उसे हम सबको मिलकर निभाना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उत्तराखंड को एक अच्छा मॉडल बनाना चाहती है, जहां सभी प्रकार का वातावरण अनुकूल हो और जिसमें उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार से परिपूर्ण हो। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नो पेंडेंसी पर कार्य करेगी, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि जो कार्य जिस स्तर पर हो उसका उसी स्तर पर तत्काल निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए और आवेदन पत्र किसी भी दशा में लंबित न रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी अधिकारी के स्तर पर कोई लापरवाही सामने आती है तो संबंधित की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी के प्रमुख सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू के नैनीताल पहुंचने पर जिले के आला अधिकारियों ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। प्रमुख सचिव को नैनीताल के एटीआई में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और जिसके बाद उन्होंने जिले के आला अधिकारियों से मुलाकात भी की। जिले भर में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यों का जायजा लेने पहुंचे हैं वो, ताकि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरे हो सके और उसका लाभ राज्य की जनता को मिल सके। तो पहले से ही बनी हुई है, हर सप्ताह जो कर्फ्यू है उसमें क्या नई चीजें करनी है, क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है, क्या रिलैक्सेशन देनी है, उस हर रोज मीटिंग होती है और हर सप्ताह स्थिति देखते हुए उसमें रिलैक्सेशन दी जाती है, जहाँ उसमें और ज़्यादा सख्ती की जाती है। तो ये डेली मॉनिटरिंग होता है और जो नीचे सख्ती की है उसके कारण भी नैनीताल में उतना रश नहीं हुआ पिछले 2 सप्ताह जितना पहले हुआ था। तो ये पूरी निगाह हम रखे हुए हैं और जो जिला प्रशासन है वो भी पूरी निगाह रखे हुए हैं, सभी सतर्क हैं। और खबर अब ऊधम नगर से है, जहां बाजपुर के क्षेत्र के ग्राम बिरिया दौलत में बुक्सा आदिम जनजाति कल्याण सेवा समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीएस मर्तोलिया पहुंचे, जहां उन्होंने अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश भी दिए। बता दें कि रविवार को बाजपुर के ग्राम बिरिया दौलत में बुक्सा आदिम जनजाति कल्याण सेवा समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बुक्सा जनजाति समाज के लोगों से वार्ता की और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की अपील भी की। और इस दौरान कार्यक्रम से पूर्व अनुसूचित समाज के लोगों ने अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान जीएस मर्तोलिया ने कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित समाज के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है और जिसका लाभ लेकर लोगों को स्वरोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए। उद्देश्य देखिए मेरा ये है कि मैं लोगों से मिलूं और इनकी व्यक्तिगत परेशानियों को समझूं। देखिए, एक तो होती है सामूहिक समस्याएं जो शासन स्तर पर हो सकती है, कहीं और से हो सकती है। एक होती व्यक्तिगत समस्या किसी परिवार की, उसमें हो सकता है किसी को पेंशन नहीं मिल रही हो या किसी का लैंड का इशू हो, तो वो सामाजिक पूरे समाज कभी कभी उससे चर्चा नहीं हो पाती। तो उन लोगों से बात करने का मेरा मकसद था और काफ़ी चीज़ें उन लोगों से मैंने बात की हैं और उसको मैं कमीशन लेवल पर उस पर संज्ञान जरूर लिया जाएगा और इंडिविजुअल से मिलने का मेरा संवाद करने का मेन कार्यक्रम था। अब देखिए, अब जैसे एक जनरल बात हो गई, जो आपने कही वो जनरल बात हो गई। अगर पर्टिकुलर कोई केस हो तो उस पर चर्चा की जा सकती है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हर प्रशासन अधिकारी को, चाहे किसी डिपार्टमेंट का हो, उसको संवेदनशील होना चाहिए। विशेषकर जो अनुसूचित जाति जनजाति है, निर्बल वर्ग हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, कोई भी हों, उनकी परेशानियों को बिल्कुल समझा जाना चाहिए और तत्काल उनको सुना जाना चाहिए
और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा करने में अगर असफल होता है आदमी तो फिर वो कमीशन पहुंचता है, फिर कमीशन से हम लोग नोटिस इशू करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको न्याय मिले और उसका काम हो। और मूलभूत समस्याएं जो आपने कही हैं और इस बैठक के माध्यम से काफ़ी चीज़ें आई हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व नवनियुक्त कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ के सितारगंज पहुंचने पर कांग्रेसियों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। बेहड़ के नवनियुक्त कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तैनाती की गई है और कार्यकर्ताओं ने मिठाई भी बांटी। इस दौरान तिलक राज बेहड़ ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता एकजुटता के साथ चुनाव में जाएं और प्रदेश से भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके। वहीं तिलक राज बेहड़ ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार के अंत का समय अब आ गया है। जनता बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। भाजपा ने सिर्फ प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। जनता आज कांग्रेस की तरफ देख रही है। भाजपा ने जिस तरह मुख्यमंत्री बदले हैं, इससे यह सिद्ध हो गया है कि भाजपा ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदले हैं, प्रदेश में कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है। उन्होंने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगी। देख रहे हैं आप कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, कितना कार्यकर्ता आज एकजुट हुआ है। और 2022 में कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई कर दी, किसानों को आज जो हालत कर रखी है, काले कानून लाकर आज किसान परेशान है। आज 8 महीने किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है और आज महंगाई कमर तोड़ रही है। चाहे गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो खाने की दालें हो, चाहे वो तेल हो खाने का, 200 रुपये बिक रहा है 40-50 रुपये वाला, 450 वाला सिलेंडर 1000 रुपये में बिक रहा है। तो हालात बद से बदतर है और महंगाई और सारे मुद्दे बेरोजगारी को लेकर, रोजगार लोगों को मिले, प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारियों का मामले हैं, कई मामले हैं इसमें, जो आशा कार्यकर्तियों के मामले हैं, ग्राम प्रधानों के मामले हैं, मानदेय को लेकर पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधान सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो सारे कई सारे ज्वलंत मामले हैं, इन सबको लेकर हम लोग जनता के बीच में रैली बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। आपने मुद्दों की बात करी है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। अगर आप किसानी से ले लीजिए, रोजगार को ले लीजिए, आज हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, आप हल्द्वानी की हालत देख लीजिए, पूरे प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की सुनने वाला कोई नहीं है। आप सड़कों का हाल देख लीजिए, हमारे शक्ति पारम ग्रामीण का हाल देख लीजिए, ग्रामीण का हाल देख लीजिए। तो भाजपा इस समय पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, जनता नाखुश है। आज मैं जनता की तरफ से कहता हूं कि जनता ऐसी पार्टी को शायद उनका अंत इस समय आ चुका है, जिसका परिणाम आप लोगों ने कल बखूबी देख लिया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री सिर्फ विधानसभाओं में गाड़ी के ऊपर बैठ के घूमे, ना कोई जोश था, ना जनता में जोश। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे में की गई कटौती का मामला चरम पर पहुंच गया है। पहले घोषित कार्यक्रम के तहत राजधानी देहरादून और रुद्रपुर में पुलिस कर्मियों के परिजन आज धरना दे रहे थे और उनकी मांग है कि पहले की भांति 4600 रुपए ग्रेड पे दिया जाए। रुद्रपुर में विधायक राजकुमार ठुकराल भी धरने को समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं रुद्रपुर धरना स्थल पर पुलिस और पीएसी तैनात है। गांधी पार्क में पुलिस कर्मियों के परिजन धरना दिए। डीजीपी अशोक कुमार भी पुलिस कर्मियों के परिजन से धरना न करने का अनुरोध कर चुके हैं। सीओ सिटी अमित कुमार ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरने की वीडियोग्राफी करने समेत कई निर्देश दिए हैं। धरने से एक दिन पहले डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस कर्मियों के परिजनों को फेसबुक तो एसएसपी डीएम कुमार ने व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजकर मनाने की कोशिश की थी और इधर पुलिस कर्मियों के परिजनों ने एसडीएम को पत्र लिखकर धरने की अनुमति मांगी थी। 2001 के बाद से ये 4600 ग्रेड पे बंद क्यों किया गया? अगर इनको करना है तो पहले से करते ये लोग, और ऊपर से हमें इतना करने के बाद भी कि सिपाहियों की सबसे ज्यादा ड्यूटी लगाई जाती है। कोरोना के टाइम पे सिपाही सबसे आगे, क्यों? उनके लिए कोरोना नहीं था। बारिश के टाइम पे आज हमारा परिवार यहाँ पे आया है, लेकिन हमारे हस्बैंडों को जानबूझ के ड्यूटी पे भेज दिया गया है ताकि इनका परिवार या इनकी फैमिली घर से बाहर निकल के कोई सम्मेलन न करे, कोई एकत्रित न करे कहीं पे कटो। हमारे बच्चे हैं, हम सब वार्ता ठीक है, वार्ता कर दिए
हैं 2016 से हम यही सुनते आ रहे हैं, कमेटी बन रही है और इसमें निष्कर्ष निकलेगा। एक साल 2016 से हम यही देखते हैं, लेकिन अब हमसे इंतजार नहीं होगा। हम देखते हैं 27 को कह रहे हैं कि उसमें मीटिंग है, 27 को मतलब कोई उनका डिसीजन निकलेगा। ये अभी क्यों है, ये अभी बंद क्यों है? ये हमारे समय 2001 से लेके बंद क्यों है? पहले सबको मिला है, सबको मिलना चाहिए, सबका हक है, कोई वो नहीं है। ये हम फ्री में कोई वो नहीं मांग रहे, ये हक है, ये पहले से चलता आ रहा है। ये कोई आंदोलन नहीं है, ये हमारा पूरा पुलिस परिवार है, हमारा किसी पार्टी से कुछ वो नहीं है। हाँ, ये अभी कोई आंदोलन नहीं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर इससे भी ज्यादा आंदोलन रेट पे चाहिए। हम बीच का कोई रास्ता नहीं होगा, बस 4600 पे हमारा फोकस है और हमें 4600 ही चाहिए। ये कोई आंदोलन नहीं है और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अब इसके बाद जरूर आंदोलन होगा। आंदोलन ये होगा, हम सड़कों में घूमेंगे और अपने चाहे हमें पूरी फैमिली के साथ, चाहे हमें 1 साल का बच्चा भी लाना पड़े, हम उसको लेके भी आएंगे। 2022 के चुनाव की तैयारियों में लगी कांग्रेस पार्टी अपने नए पदभार नियुक्त योद्धाओं को 2022 चुनावी रण की रूपरेखा तैयार करने में लगा दिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता के पद पर नवनियुक्त बीना जोशी ने पदभार संभालते ही बीजेपी पर हमलावर हो गई। बीना जोशी ने कहा कि यह भाजपा सरकार केवल मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री है। पूरे उत्तराखंड राज्य में जितना उन्होंने विकास कार्य नहीं किया, उससे ज्यादा तो इन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिए। पूर्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में विकास के कार्य जहां छोड़े गए थे, आज भी वही हैं। सरकार ने प्रदेश उत्थान में कोई भी कार्य नहीं किया, न ही प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था की, न सुचारू रूप से शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया गया। जोशी ने कहा, वर्तमान सरकार केवल अपना भला सोचती है, आम जनता का नहीं। हल्द्वानी में कांग्रेस सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया गया, उसका भी इन्होंने सत्यानाश कर दिया। उन्होंने कहा कि नए मुख्यमंत्री भी केवल अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। क्षेत्र की जनता को हो रही समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं। हमारी इस लालपुर विधानसभा में कई सारी ऐसी उपलब्धियां थी जो कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी और भाजपा ने आते ही उन सब उपलब्धियों को, जितने भी आप देखिए गोलापार में ISBT बन रहा था, उन्होंने उस पर रोक लगा दी, कहा कि उसे दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। और आज 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं, 4.5 साल हो चुके हैं और अभी तक धरातल में ISBT का कोई नामो निशान नहीं है कि कहाँ पर बन रहा है, बनेगा भी कि नहीं बनेगा। ये सब खाली खोरी घोषणाएं उनकी रह गई हैं। इसका जो चुनाव आने वाला है उसमें हम पूरी निष्ठा से काम करेंगे और हमारे हर कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए जगह जगह नुक्कड़ सभाएं और लोगों से जन संवाद करके हम लोग जनता के बीच में जाके घर घर जा करके हमने अभी एक नारा बनाया है कि कांग्रेस लाओ भाजपा भगाओ। कांग्रेस का एक नारा रहेगा इस 2022 में कि उत्तराखंड में कांग्रेस लाओ भाजपा भगाओ, क्योंकि भाजपा की नाकामियों को देखने का मौका मिलेगा, खेलने का मौका मिलेगा हमें। वो सब भी ऐसा ही रहा। और जहाँ तक युवाओं की बात है, रोजगार की, जब भाजपा सरकार चुनाव लड़ रहे थे तो उनका मैनिफेस्टो था कि 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे। 2 करोड़ तो छोड़िए, 2 लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। हमारे युवा कितना परेशान है, युवा बेरोजगार। तो पूरे प्रदेश में पर्यावरण मित्रों की हड़ताल से लोग परेशान हैं। शहर में प्रवेश करते ही कूड़े के ढेर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पर्यटन नगरी नैनीताल में इन दिनों माल रोड सहित पर्यटक स्थलों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बरसात से कूड़ेदानों में कूड़ा सड़ने लगा है, जिसकी दुर्गंध अब वहां पर पहुंचे पर्यटक को भी हो रही है और नाक सिकोड़ने को मजबूर हैं। नगर पालिका द्वारा नैनीताल नगर के चौराहे पर लगाए गए कूड़ादान फुल होने से कूड़ा जहां तहां सड़कों पर बिखरा पड़ा है। बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 19 जुलाई से नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सफाई कर्मचारी के हड़ताल पर चले जाने से नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सबकी ही संज्ञान में है कि चारों तरफ कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। सफाई तो हो ही नहीं रही है। वो हड़ताल पे तो सफाई कौन करेगा। और इससे जो सबसे बड़ा नैनीताल में जो फर्क पड़ने वाला है कि झील के पानी में ये सारा कूड़ा बह के, बरसात का मौसम है, सारा कूड़ा बह के जो है झील में जा रहा है और इसी झील का पानी पूरे नैनीताल के नगरवासी और बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो इसी झील के पानी को पीते हैं। और ये सबसे जो है गंभीर बात है। इससे जो है तमाम बीमारियां होने की आशंका है, झील के पानी से भी और इन जो गंदगी के जो अंबार लगे हैं हर रोड पे, हर सड़क पे, हर गली पे, इससे भी जो है महामारी फैलने की पूरी संभावना है।
एक बड़ी नेगेटिव छवि लेके जाएंगे। जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं और अपने साथियों को बताएंगे, इससे पर्यटन यहाँ पर प्रभावित होगा। कहेंगे लोग तो यही कहेंगे कि वहां तो भाई। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों पे आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को बने हुए 20 सालों से अधिक हो चुका है, लेकिन अभी भी यहां के ग्रामीण इलाकों के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। लाल कुआं विधानसभा के बिंदुखत्ता क्षेत्र में लोगों को अभी भी गोला नदी पर पुल न हो पाने की काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बरसात के दिनों में गोला नदी अपने उफान पर रहती है। ऐसे में नदी पर पुल न होने से नदी के दूसरी ओर बसे दर्जनों गांवों में लोगों का संपर्क टूट गया है और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपनी जान हथेली पर लेकर नदी को पार करने के लिए मजबूर होते हैं लोग। ऐसे में तेज बहाव होने पर कई बार लोग नदी में डूब और बह भी जाते हैं। नदी पार करने के लिए यहाँ पुल की कोई व्यवस्था नहीं है और ऐसे में स्कूली बच्चों का भी स्कूल आना जाना बंद हो जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठप हो जाती है। ऐसे में अगर किसी को इमरजेंसी हो तो उसे भी मुख्य शहर में आने के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। वहीं बरसात शुरू होने से पहले ही लोग जरूरत की राशन सामग्रियों को पहले से ही एकत्र कर अपने घरों में रख लेते हैं और कई सरकारें आई और कई सरकारें गई भी, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने बिंदुखत्ता निवासियों के बारे में सुध नहीं ली है। वहीं लोगों की मांग है कि सरकार द्वारा कम से कम गोला पर एक पुल का निर्माण कराया जाए, जिससे नदी के उफान रहते हुए भी वो लोग शहर से जुड़ सके। यहाँ पे झूला पुल बना दे, ये पुल ना बना पाए तो। और क्या कहते हैं, स्कूल के बच्चों की बहुत तकलीफ है। यहाँ बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं आ पाते। और क्या कहते हैं, पशु ये यहाँ चिकित्सा की बहुत दिक्कत है। आदमी बीमार भी हो जाता है तो क्या उसे गोला पार के रास्ते आना पड़ता है या फिर किच्छा के रास्ते आना पड़ता है। और गोला पार के रास्ते इस समय हाथियों का बहुत बड़ा आतंक है और शाम को तो कोई आ भी नहीं सकता वहाँ, क्योंकि शेर और हाथियों का बहुत आतंक फैला है इस समय। क्योंकि 2-3 केस कर भी दिए, आदमी मार भी दिए, हाथी ने मार दिए हैं और औरतें मार दी। हमारे गाँव की 1-2 औरतें मार दी हैं। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी होती है सब लोगों को। मवेशी है हमारा और लकड़ी लाने का और आने जाने का। यहाँ पर पुल होना चाहिए। हम लोग यहाँ कॉलोनी में रहते हैं, बाहर के आदमी हैं सब, कहीं शाहजहानपुर का है, कहीं बदायूं का, कहीं बिहार के हैं, कहीं बंगाल के हैं, कहीं सभी लोग यहाँ रहते हैं। तो सब लोगों को बहुत सुविधा होना चाहिए। कुछ ना कुछ करिए। मजदूर आदमी हैं हम, यहाँ काम करने वाले आदमी ठहरे और हम लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है यहाँ। और आप लोग कोई सुविधा ना है पुल की वगैरह की। और चिड़िया है, बकरिया है, बच्चा है, इसको जाने आने में बहुत परेशानी होती है। आने जाने को बहुत मुसीबतें है। अब आप लोग सुनना रहे, नेता लोग हैं वो जो चाह रहे हैं कि पब्लिक कहाँ रहेगी। ऐसा होना चाहिए कि इसको अस्थायी पुल हो जाना चाहिए। 8-7 कुआ लगाएंगे, कोई टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। अब इसको होना चाहिए भाई, इसको करो सब लोग व्यवस्था करके, कर्मचारी सब लोग। उत्तराखंड क्रांति दल के नवनिर्वाचित केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने 2022 के विधानसभा चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने का दावा किया है। पार्टी के मुख्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद यूकेडी अध्यक्ष ने कहा है कि उत्तराखंड में पार्टी पिछले 20 साल से संघर्ष कर रही है। प्रदेश के सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भू कानून उत्तराखंड के सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, शिक्षा और स्वास्थ्य के लचर व्यवस्था को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और इसके साथ ही यूकेडी अध्यक्ष एरी ने कहा कि प्रदेशवासियों को फ्री बिजली, पानी और गैस के साथ ही ग्रीन बोनस भी दिया जाए। आने वाला विधानसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाला है, समय कम है और हमारे सामने तैयारी की काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम जनता को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि केवल आज 6 महीने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम तो पूरे 20 साल राज्य बनने के बाद भी लड़ रहे हैं। ये जो राज्य बना है, जिन सपनों को लेके, जिस अवधारणा को लेके, वो राज्य नहीं बना। तो हम तो 20 साल से उन्हीं मुद्दों को लेके, जो आधारभूत मुद्दे हैं इस राज्य की कल्पना के, उनको लेके लड़ते रहे। और आने वाले जो
विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में शुमार कांवड़ यात्रा स्थगित होने के बाद हरिद्वार से कई राज्यों में गंगा जल पहुंचेगा। हरिद्वार से गंगा जल भर अन्य राज्यों के विभिन्न शहरों तक टैंकरों के माध्यम से पहुंचाने के लिए पहला वाहन हरिद्वार से रवाना हो गया है। प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं टैंकरों के माध्यम से जिले की सीमाओं पर गंगा जल भेजने के काम में जुट गई हैं। बता दें कि इसके लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने वैकल्पिक योजना तैयार की है, जिससे के तहत उन सभी राज्यों में टैंकरों के जरिए गंगा जल भेजा जाएगा। गौरतलब है कि हर साल करोड़ों की संख्या में शिव भक्त श्रावण मास में गंगा जल लेने हरिद्वार आते थे, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हरिद्वार में थाना सिडकुल क्षेत्र के रोशनाबाद गांव में किराए पर रहने वाली महिला की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला का नाम राजकुमारी, पत्नी राजेश, उम्र लगभग 27 वर्ष बताई जा रही है, जो कि मूल निवासी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की है और जो कि संजय के मकान रोशनाबाद में किराए के मकान में रहती थी। महिला का शव लिली होटल रोशनाबाद के पास सड़क के किनारे पड़ा मिला। सूत्रों के अनुसार महिला का पति महिला से अलग कहीं किराए के मकान में रहता था। महिला काफी समय से अकेली रह रही थी। बताया जा रहा है कि महिला के 2 छोटे बच्चे भी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। फिलहाल अभी हत्या के कारणों का तलाशने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। थाना क्षेत्र सिडकुल में सूचना प्राप्त हुई कि एतमपुर गांव में किसी महिला की डेड बॉडी मिली है। घटनास्थल पर जाने पर पुलिस को पता चला कि पति पत्नी में पारिवारिक विवाद होने के कारण पति ने महिला पर धारदार हथियार से वार किया। पर्यावरण मित्रों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से जिले में सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। रुद्रप्रयाग क्षेत्र में जगह जगह कूड़े के ढेर लगने और महामारी फैलने के शंका से लोग घबराए हुए हैं। ऐसे में कुछ स्थानीय लोगों ने सफाई अभियान चलाकर हजारों टन कूड़े को वाहन में भरा, लेकिन सूचना मिलने पर पर्यावरण मित्र वहां पहुंच गए और उन्होंने कूड़े को बाहर फेंक दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से हड़ताल का समर्थन करने का निवेदन भी किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पर्यावरण मित्रों का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द मांगों के निराकरण की मांग की है। बता दें कि पूरे प्रदेश में पर्यावरण मित्र हड़ताल पर हैं। रुद्रप्रयाग जिले में 1 नगर पालिका के साथ ही 4 नगर पंचायतें भी हैं और जहां इन दिनों सफाई कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। सफाई कर्मचारी को नियमित करने कनिष्ठ सहायक सफाई निरीक्षक और चालक के पद पर पदोन्नति, स्वास्थ्य बीमा कर्मियों के राज्य कर्मियों की भांति भत्ता और निकायों में आवास का मालिकाना हक। हाँ, निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण मित्र और सफाई कर्मचारी विगत 7 दिनों से आंदोलनरत हैं और जनपद स्तर पे मुख्यालय के जगह जगह कूड़े के ढेर बड़े हुए हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है और गंदगी के यूं अंबार भरा हुआ है कि इससे तो बीमारियां और फैलेंगी। अभी तक सरकार ने इनकी उचित मांगे, इन्हें 11 सूत्री मांगों का इन्होंने एक ज्ञापन सरकार को दिया और विगत 7 दिनों से ये आंदोलनरत हैं। अभी तक सरकार कि कोई भी नुमाइंदा इनके धरनास्थल पर नहीं पहुंचा। बड़ा दुख होता है इस बात का कि जो सरकार अपने आप को कहती है कि हम सफाई के बारे में, स्वच्छता के बारे में, स्वच्छता के लिए हम अग्रसर हैं, तो आज वो लोग कहाँ गए इनके बारे में सोचने के लिए? क्यों ये कुंभकर्ण की नींद में सो रखे हैं जो इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं? देवभूमि उत्तराखंड पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से आप देख लिए शहर की व्यवस्था चरमाई रही है और हम आज हमारे द्वारा कुछ व्यापारी द्वारा गाड़ी चलाई गई थी जिसको हमने रोका गया। हम भी सर अपने बच्चों का पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत हो रही है। 7-8 हज़ार में क्या होता है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी जल्द से जल्द मांग पूरी करे। आज 7वां दिन है, अभी तक सरकार की आंख नहीं खुल रही है, जिसलिए हम हमारे कर्मचारी अब उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार हमारी जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं करती तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और इतना करेंगे कि रोडों पर कूड़ा फैलाना चालू कर देंगे। हम सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द उग्र आंदोलन होने से पहले हमारी मांगों का निराकरण किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। यही सर हमारी मांगे हैं, 11 सूत्री मांगे हैं। सबसे प्रथम मांग सर हमारी है ठेका, इस उत्तराखंड से ठेका प्रथा समाप्त किया जाए और जितने भी हमारे कर्मचारी संविदा पर लगे हैं, जिनको 15 साल 10 साल हो गए, उनको नियमित किया जाए और जितनी भी हमारी महिलाएं हैं 7-8 हज़ार रुपये में काम कर रही हैं, उनको संविदा पे किया जाए
और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों का निराकरण किया जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।